हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको ये बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, विकास जो है पूरे लाइफ में आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विकास परिवर्तनीय होता है, मोडिफिएबल होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो मोडिफिएबल होता है और रिवर्सिबल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। जो डेवलपमेंट है आपका वो कैसा है, मोडिफिएबल है, परिवर्तनीय है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, पलटावी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी एज आगे बढ़ गई, आपका विकास हो गया और वो फिर पीछे चला जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, रिवर्स तो नहीं होता ना। तो इसीलिए रिवर्सिबल नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते हैं। यही बात आपकी गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया था कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो विकास पर आपकी संस्कृति का असर पड़ता है, आपकी जो कल्चर है वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है ना। यहाँ क्या कहा है, प्रभावित नहीं करता है। तो आपसे गलत ही पूछा गया था, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, शिक्षक की गतिशीलता। दूसरा, विविध सामग्रियों का प्रावधान। तीसरा, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन है आपका सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो आप बताइए बेटा, इसमें से पियाजे के अनुसार जो लर्निंग है उसको सुगम बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, विविध प्रकार की सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत होगा। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं बेटा, स्किनर करते हैं, है ना, स्किनर करते हैं रीइंफोर्समेंट की बात। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है बेटा, आपका जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है बेटा, उसमें क्या होता है, किसी कार्य को या प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ जोड़ दिया जाता है ना। जैसे कि बच्चे ने कोई काम पूरा कर लिया तो आप क्या करेंगे, उसकी तारीफ कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना। अगर आपने बच्चे ने कार्य पूरा किया और आपने उसकी तारीफ कर दी तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब आप क्या हुआ, अब बच्चा आगे जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित रहेगा, वो कार्य में शामिल होगा। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हमें हटानी होती हैं। जैसे कि अब बच्चा काम नहीं कर रहा है ना, तो काम पूरा करवाने के लिए हम क्या कह सकते हैं उसको, कि आप जब तक काम पूरा नहीं करोगे तब तक आप नहीं खेल सकते। तो अब आपने क्या किया, जो उसका खेलने वाला टाइम था वो आपने हटा दिया। तो अब क्या होगा, अब बच्चा क्योंकि उसको खेलना है तो वो क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। तो जो पॉजिटिव आपका रीइंफोर्समेंट होता है उसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है उसमें क्या करते हैं, हम उसमें से प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को हम निकाल देते हैं, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत होगा, पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में पहला दूसरा तीसरा दिए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन अनुकूलन, दूसरा अधिगम, तीसरा सामाजिकरण, डी है परिपक्वता। तो आप बताइए बेटा, इसमें से क्या होगा, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, है ना। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका मैचुरेशन से संबंधित है, परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता क्या होती है बेटा, आपके अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं वो एक निश्चित समय पर ही तो प्रकट होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा छोटा है और उसने बाइक चलानी शुरू कर दी, या बच्चा छोटा है और उसने एकदम से बोलना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। जो भी आपकी क्षमताएं हैं वो एक निश्चित समय पे ही तो प्रकट होंगी, है ना।
एक निश्चित आयु पर ही तो वो प्रकट होगी, तो उसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं, उसे परिपक्वता कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? पहला शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, डी है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो आप बताइए बेटा कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो सबसे तेज कब होता है ना? जो आपका इन्फेंसी होता है बेटा, इन्फेंसी शैशवावस्था, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक, है ना? अर्ली चाइल्डहुड होता है जो, ये क्या होता है, 2 से 6 वर्ष तक का होता है आपका, है ना? जो आपका मध्य बाल्यावस्था होता है इसका टाइम क्या है, 6 से 12, और जो किशोरावस्था है वो 12 से प्लस, है ना, 12 प्लस, या 12 से 18 भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, अब जो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो सबसे तीव्र कब होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आई थिंक समझाया था कि जो आपका शैशवावस्था होता है, इन्फेंसी, यहाँ पर आपका जो वृद्धि विकास है वो सबसे तेज होता है। फिर जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, होता तेज है लेकिन थोड़ा सा कम, है ना? फिर जो आपकी मध्य बाल्यावस्था है इसमें और भी ज्यादा कम हो जाता है, मतलब एक तरीके से आप कहेंगे कि स्थिर हो जाता है। फिर जो आपकी एडोलेसेंस आती है, किशोरावस्था आती है, इसमें वो फिर और तीव्र होता है, सबसे फास्ट हो जाता है ना? यही बताया था मैंने। तो अब क्या है, क्योंकि आपको बताना है कि सबसे तीव्र कब होता है। अब मध्य जो बाल्यावस्था है इसमें मैंने कहा कि क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब, है ना? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर किशोरावस्था में सबसे तेज हो जाता है, ये भी बताया मैंने, लेकिन वयस्कावस्था की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचता है आपका सही? अब फर्स्ट, कि जो आपका शैशवावस्था है उसमें और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसमें जो आपका वृद्धि और विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है ना? मध्य बाल्यावस्था में क्या होगा, थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका विकास फिर से तीव्र गति से होता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? पहला ऑप्शन है आपका, अब बेटा ये ध्यान रखना है कि ये स्टेज थ्योरी की बात कर रहा है ना? विकास का चरणीय सिद्धांत, स्टेज थ्योरी। अब स्टेज थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। पहला, विकास की निरंतरता, दूसरा विकास की अनिरंतरता, सी ऑप्शन है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, और आपका डी ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो अब आपको बताना है कि जो स्टेज थ्योरी होती है वो किस पर ज्यादा जोर देती है। तो बेटा जो स्टेज थ्योरी होती है वो कहती है कि विकास कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी जो स्टेज थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपके डेवलपमेंट को कैसा माना गया है, डिसकंटिन्यूअस माना गया है। कैसे? जैसे कि आपके जीन पियाजे जी हैं, वो क्या उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, उसमें उन्होंने कितनी स्टेज बताई हैं, 4 स्टेज बताई हैं, 4 स्टेज बताई हैं। तो एक स्टेज आती है, जाती है, फिर दूसरी शुरू होती है, ये जाती है, फिर ऐसे तो होता है ना, ऐसे होता है ना स्टेज थ्योरी में। तो एक स्टेज का आना फिर जाना, फिर दूसरे का आना जाना, तीसरी का आना जाना। तो ये जो स्टेज थ्योरी है, जो स्टेज थ्योरी की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट आपका डिसकंटिन्यूअस है। आपकी जो वाइगोत्स्की है, क्या उन्होंने कभी स्टेज की बात की? नहीं। तो जो वाइगोत्स्की हैं उनके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जिसने भी स्टेज की बात की है वो कैसे मानते हैं, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। तो जैसे कि आपके पियाजे जी हैं, इन्होंने स्टेज थ्योरी दी है, तो स्टेज थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट कैसा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि एक स्टेज आएगी, फिर उस पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिर वो जाएगी, इसके बाद दूसरी आएगी, है ना? तो ये क्या है, इन्होंने स्टेज डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी में डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? पहला,
विकास एक आयामी होता है? आप बताइए बेटा, क्या विकास एक आयामी होता है? नहीं। विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो ये क्या है? बहुआयामी है, बहुत सारे इसके आयाम है। विकास जो है एक दिशाई होता है। क्या विकास की एक दिशा होती है? नहीं, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये बात भी गलत हो गई। विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि विकास कैसा है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। विकास की जो दिशा है वो अधोगामी एवं शीर्षगामी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट है, जब हेड टू टो होता है बेटा, और एक क्या होता है? सेंटर टू आउटसाइड होता है। जब आपका डेवलपमेंट हेड टू टो होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेफेलोकॉर्डल कहते हैं। और जब सेंटर टू आउटसाइड होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है कि जो विकास है आपका, उसकी जो दिशा है वो क्या है? अधोगामी है और शीर्षगामी है। अधोगामी मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल और शीर्षगामी मतलब सेफेलोकॉर्डल, यानी कि हेड टू टो इधर होगा बेटा शीर्षगामी, और ये अधोगामी प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर टू आउटसाइड, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे की जो विशेषताएं हैं बेटा वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है मानसिक विचारों में खुलापन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उसमें उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, ये बात भी ठीक है बिल्कुल। प्रश्न भी पूछता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करता है। तो बेटा जो भी बच्चा होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिस बच्चे में बहुत ज्यादा होती है, क्या वो ऐसा होता है कि बिना सोचे विचारे ही आपके इंस्ट्रक्शन का पालन करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बिना सोचे विचारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या है? ये बात तो गलत हो गई। ऑप्शन नंबर 5 क्या है? परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिना सोचे विचारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो आपका 4 गलत होगा ना। तो इसमें आपका यहाँ भी 4 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा बेटा, 1, 2, 3 एंड 5, है ना। उसमें 4 गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रांतिक अवधि के संपत्ति की अवधारणा क्या है? पहला, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होना। दूसरा, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना। तीसरा, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। डी, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। अब आप बताइए बेटा, क्रांतिक अवधि के संपत्ति की अवधारणा को आपको बताना है। तो ये क्या होता है बेटा? ये उस समय को कहा जाता है कि जिसमें बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब विकास के दौरान कोई ऐसी क्षति का हो जाना जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है, मतलब उसके जीवन को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि विकास के दौरान कोई ऐसी अपरिवर्तनीय क्षति होना, मतलब कोई ऐसी क्षति होना जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता और जिसका बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं। अब आप बताइए, क्या जो विकास है उसकी जो सभी प्रक्रियाएं वो संबंधित नहीं है? संबंधित होती है ना। दूसरा क्या है? सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। तीसरा, जो विकास है आपका हमेशा रेखीय होता है, लीनियर होता है। कि बताइए आपके जो आपका डेवलपमेंट है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है? नहीं, कैसा होता है? स्पाइरल होता है ना। कैसा होता है? सर्पिल, है ना, स्पाइरल होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बेटा आप बताइए, क्या आपका डेवलपमेंट निरंतर नहीं चलता है? ये भी गलत है ना। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। इसमें क्या कहा गया? विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतर संबंधित नहीं है, तो ये बात गलत है। जो विकास है उसकी सारी प्रक्रियाएं क्या है? अंतर संबंधित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बी ऑप्शन क्या है? सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है ना, कि जो विकास की दर है वो सभी में समान नहीं होती है ना।
किसी बच्चे में क्या होता है, विकास तेजी से हो जाता है, देखा होगा आपने, और किसी में क्या होता है, विकास की गति थोड़ी कम होती है ना। तो विकास में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जो आपका विकास है वो आपकी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है ना दोनों का प्रोडक्ट है वो, है ना। और क्या होता है, आपने देखा है, इसी वजह से ही जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी इंटेलिजेंस, ये क्या है, सब कुछ अलग अलग है, किसी में एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग है। तो क्या होता है, जो विकास की दर है वो समान नहीं होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विकास एक रेखा में होता है, ये भी गलत है। मैंने अभी बताया विकास कैसा स्पाइरल होता है ना, वर्तुल होता है। और विकास निरंतर नहीं चलता, ये भी गलत है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं। अब बेटा आपको ये बताना है कि वो बुद्धि किन में पाई जाती है, जो अपनी भावनाओं के बारे में जानते हैं गहराई से, अपने बारे में, है ना, और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो तर्क गणितीय बुद्धिता, जो तर्कीय, जो आपकी गणितीय बुद्धिमत्ता होती है बेटा, ये किनके अंतर होती है, जो आपके गणितज्ञ होते हैं, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो बैंकर होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, ये उनके अंदर पाई जाती है ना। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा बेटा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ये किसमें पाई जाती है, जो आपके राइटर्स होते हैं, जो आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये अपने बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं, अपने गुणों को पहचानते हैं। जैसे आपका लेखक है ना, तो क्या है, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, यही वाली पाई जाती है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ये किसमें पाई जाती है बेटा ये आपकी एथलीट जो होते हैं, आपके डांसर जो होते हैं, आपके मूर्तिकार होते हैं, सर्जन होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। और डी है आपका भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किसमें पाई जाती है, आपके जो पत्रकार होते हैं ना बेटा, इनमें पाई जाती है। जो वकील होते हैं, इस तरीके की बुद्धि इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो अपने बारे में जाने, अपने गुणों को जाने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। जो आपकी लर्निंग है बेटा, वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अर्थपूर्ण सीखने के मौके देने चाहिए। दूसरा, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों ही ठीक हैं। तो अब सही कथन को हमें चुनना है, तो दोनों ही सही है। तो देख लेते हैं, इसमें से यहाँ पे नहीं कहा गया, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए सही, ये गलत तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। पहला कथन भी बिल्कुल सही है, जो आपकी लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, और सभी बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है सीखने की। तो दोनों ही बातें सही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है बेटा, उसमें उन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। तो उनकी स्टेज को आपको सही क्रम में लगाना है। तो पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम है जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। उसके बाद कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7 वर्ष तक की। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है 7 से 11, और सबसे लास्ट में आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 प्लस हम कह सकते हैं। तो अब आप इसमें देखिए बेटा, सारे ऑप्शन में पहला पूर्व संक्रियात्मक नहीं, प्री ऑपरेशनल तो सेकेंड नंबर पे आती है, तो ये गलत हो गया। सेंसरी मोटर स्टेज आती है पहले ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। प्री ऑपरेशनल आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। और इसका टाइम है 0 to 2, 2 वर्ष तक का, और इसका है 2 से 7 वर्ष तक का इसका टाइम है। और ये है आपका मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष है ये आपका। और औपचारिक संक्रियात्मक ये है आपका 11 प्लस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फॉर्मल को पहले ला दिया,
कॉन्क्रीट को बाद में, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे तो शुरुआत ही इन्होंने मूर्त क्रियात्मक से की, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब आपसे नेगेटिव पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें से अन्वेषण और प्रयोग ये तो करना चाहिए, परासंज्ञान ये भी होना चाहिए, और सी ऑप्शन क्या है, चर्चा और बहस ये भी होना चाहिए। लेकिन डी ऑप्शन क्या कहता है, निष्क्रिय श्रवण यानी कि पैसिव लिसनिंग, क्या ये होनी चाहिए? नहीं। कैसे लिसनिंग होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। तो यही आपका गलत है। आपसे गलत ही तो पूछा गया था कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसको बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और प्रयोग तो होने चाहिए, परासंज्ञान, चर्चा और बहस भी होनी चाहिए, लेकिन क्या निष्क्रिय श्रवण होना चाहिए, पैसिव लिसनिंग होनी चाहिए? नहीं। तो आपसे गलत पूछा गया था बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। कैसी लिसनिंग होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? पहला विकेंद्रण, दूसरा परिकल्पित तार्किकता, तीसरा वस्तु स्थायित्व, और डी ऑप्शन है इंद्रियों का समन्वय। तो आप बताइए बेटा कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उससे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की सोच को कौन सी चीज अलग करती है? जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक सोच होती है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे में सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। अगर आपने बच्चे को कोई चीज दी तो वो उसके सिर्फ एक ही पहलू को देखेगा, ठीक है। अगर आपने उसको मोबाइल दे दिया तो वो सिर्फ मोबाइल को सिर्फ या तो कार्टून देखने के लिए समझेगा, बाकी उसको उसके सभी एस्पेक्ट से कोई लेना देना उसको नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रेशन। मतलब जब आप किसी चीज के एक ही पहलू को देख रहे हैं। लेकिन जो डिसेंट्रेशन होता है, विकेंद्रण, उसमें क्या होता है बेटा, अब आप उस चीज के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, विकेंद्रण, यही इसको अलग करता है ना। परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कब आ जाता है बच्चे में? इंद्रियों का समन्वय, ये सब किसमें आता है? ये दोनों आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे के अंदर, है ना। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है जब बच्चा 0 से 2 ईयर के बीच में होता है। इंद्रियों के माध्यम से तभी सीखता है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व क्या होता है बेटा, कि आपने बच्चे को कोई चीज दिखाई और फिर वो चीज आपने हटा दी, तो अब वो चीज क्या है, बच्चा उसे भूलेगा नहीं, अब वो क्या करेगा, उसको वो ढूंढेगा, है ना। अब वो क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने चीज सामने से हटा ली तो बच्चा भूल गया, नहीं, अब वो उस चीज को ढूंढेगा, जो चीज आपने उसको दिखाई थी, उसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाना, कि वो चीज को ढूंढेगा कि आपने कहाँ रखा उसको, है ना। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि कौन सा अलग करता है पूर्व संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से, तो बेटा विकेंद्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता तो घर के कामों में लगा हुआ है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फादर हैं वो तो क्या कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, और जो मम्मी हैं वो साहसी गतिविधियों में लगी हुई है। तो ये क्यों किया गया? पहला, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। दूसरा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यह जेंडर विभेदीकरण है। तो बेटा ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाज में किस तरीके की धारणा बनाई हुई है कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। तो जो ये सोच है, इस सोच को क्या कर रहा है, ये समाप्त कर रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं घर का काम करेंगी, नहीं, इसमें क्या बताया गया कि पिता घर का काम कर रहे हैं और माता साहसी गतिविधियां कर रही हैं। तो ये क्या है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको क्या कर रहा है, ये समाप्त कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।